नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आपको बताते चले कि लोकतंत्र में सबको इजाज़त रहती है, हर एक सियासी जमात को, हर एक व्यक्ति को अपना अपना पक्ष रखने की। जैसे ही परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिकमेंडेशन दी, विपक्ष ने उसका विरोध किया। एक राइट बनता था, क्योंकि विपक्ष बार बार वक्तन वक्तन ये कह रहा था कि ये परिसीमन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये आरोप लगातार चलता जा रहा था। और शायद वो बार बार कहते थे कि ये परिसीमन आयोग नहीं है, बीजेपी का आयोग है। दूसरी ओर जब पाकिस्तान द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना और पाकिस्तान का कहना कि ये रिकमेंडेशन सिरे से खारिज की जाती है, तो ये बात ऐसे बनती है कि ऐसा लगता है कि जो विपक्ष बोलता है शायद उससे हवा मिलती है और पाकिस्तान को लगता है कि हम इंटरवेन कर सकते हैं। जैसे 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ, तब भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया था। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाने का प्रयास किया था, गया भी था, यूनाइटेड नेशन में गए, इस्लामिक कंट्री में भी गए, लेकिन वहाँ से उनको समर्थन नहीं मिला। अब परिसीमन में भी पाकिस्तान इंटरफेयर कर रहा है। चर्चा करेंगे, विक्रम रंधावा जी हैं बीजेपी से। रंधावा साहब, आपका स्वागत है। मनजीत सिंह जी अपनी पार्टी से हैं, सीनियर लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान अगर करता है तो क्या जो लोग परिसीमन की रिकमेंडेशन का विरोध कर रहे हैं उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि जिस तरह से भी हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स हो या इंटरनल मैटर्स हो, उसमें मुदाखलत करके एक कंट्री के अंदर इंतशार पैदा किया जाए, किसी ने हमारे जो इंस्टीट्यूशन से उन पर उंगली उठाने का उनको मौका मिले। तो उनका एक अपना एजेंडा सेट है, उससे इम्पैक्ट हमारे ना तो इंटरनल और ना ही इंटरनल डायमेंशंस पे कभी पड़ा है और ना ही भारत जैसे एक मजबूत देश पे पड़ने वाला है। जहां तक हमारे अपने लोगों को कटघरे में खड़े करने का सवाल है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक बेतुकी सी बात है जो बीजेपी इसका एक साया लेती है, एक सहारा लेती है कि हम पे कोई क्वेश्चन ना किया जाए, कोई उंगली ना उठाई जाए। आपने हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ये एडमिट किया कि वेकेशंस के बाद जो है 370 जिसको ये अनटचेबल और पॉइंट्स मानते हैं, उसको इनलिस्ट करने की खबर नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त क्या हालत है इंस्टीट्यूशंस की, क्या वो सबके सामने, मगर फिर भी ये माना गया कि ऐसा होगा। और अगर उसको इनलिस्ट किया गया तो फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन और बाकी चीजों का क्या स्कोप रहेगा। और जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन की वो है, तो ये तो खुल्ला साबित हो गया कि ये कमीशन ऑफ द बीजेपी, बाय द बीजेपी एंड फॉर द बीजेपी था। और उसका सबूत जो सिटिंग प्रेसिडेंट बीजेपी के रविंदर रैना जी, उनकी आइडिया सामने थी। और मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था किसी को अगर डाउट है तो हम भाई इसको वेरीफाई करवा के दे देते हैं, मगर उसका आप खर्चा दे दीजिए और हम इसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी में वो कर देते हैं। वो तो किया नहीं। तो ये तो बीजेपी की वो है। लेकिन राशिद जी, जब हम पुराने अनुभव को देखते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो स्टेटमेंट कांग्रेस की थी सिर्फ 2-4 पेड़ ही उखड़े हैं, वैसी ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से भी आई थी। देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया या कहीं से भी होगा, जो ऑफिशियल वर्जन कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता है हमको उसको लेना पड़ेगा। यहाँ हमारे छोटा अपने टाउन में, जम्मू में भी बहुत सारे प्रवक्ता बहुत सारी मीडिया आउटलेट के हिसाब से चुने जाते हैं। तब वो किसकी स्टेटमेंट कैसे जाती है उससे नहीं है। बहरहाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, इसके सेटअप में डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से इसका आगे तोड़फोड़ इसमें की गई है और जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन इसको दी गई है, दैट इज अनफॉर्चुनेट, दैट इज डेंजरस। वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। और ये एक बैड प्रेसिडेंट सेट हो गया है। और इस बैड प्रेसिडेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल जितने पैरामीटर्स है सबकी धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। और ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कौन क्या क्वेश्चन करता है, कौन सवाल करने वाले को आप कटोरे में नहीं खड़ा कर सकते, जिसको जवाब देना है वो कटोरे में खड़ा है। और दुख की बात यह है कि उनसे कोई सवाल पूछता नहीं। जी मंजीत जी, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी का क्या, अपनी पार्टी का क्या रुख रहेगा जो ये कमीशन की रिकमेंडेशन आई और साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने कहा सिरे से खारिज करने की बात कही है? देखिए, यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पाकिस्तान हैज नो राइट कि वो इंटरवेन जम्मू कश्मीर के मसले में या भारत के मसले में जो है वो इंटरफेयर करे। लेकिन पाकिस्तान चूँकि ये उसकी हैबिट है, वो करता है। तो मैं एज ए पार्टी हम इस बात की निंदा करते हैं कि पाकिस्तान का कोई राइट नहीं बनता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और जो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है वो भी हमने उनसे वापस लेना है, क्योंकि उस पर हमारा राइट है, हमारा हक है।
वो हमसे छीना गया है उस वक्त कबालियों ने। तो यहाँ तक ये जो कमीशन की बात है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था। इस कमीशन ने डिस्क्रिमिनेशन की है कश्मीर के साथ, कुछ कश्मीर के साथ नहीं discrimination नहीं किया ना? कुछ तबकों के साथ, जी, कश्मीर के साथ नहीं, कुछ तबकों के साथ। वो तबके जिनको उम्मीद थी कि ये कमीशन जो है हमको नुमाइंदगी देगा, Right. ये हमारे, क्योंकि ये एम्पावरमेंट ऑफ पीपल थी, लेकिन इन्होंने एम्पावर किया एक पार्टी को, इन्होंने लोगों को एम्पावर नहीं किया। और मैं आपको कहूं कि बहुत सारे कम्युनिटीज जो उस वक्त कमीशन के सामने पेश हुए, जिसमें मैं भी गया, उसके बाद भी गए, जाट समुदाय को टोटली इग्नोर किया गया। जाट समुदाय की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डेलिबरेटली रिजर्व किया गया, चाहे वो अखनूर है, चाहे वो मढ़ है, चाहे वो सचेतगढ़ है, चाहे वो बिश्ना है, चाहे वो रामगढ़ है, चाहे वो कठुआ का एरिया है, ये रिजर्व किया गया। इसके अलावा ओबीसी को कोई मौका नहीं दिया गया कि ये वंचित समाज था जो आज तक कभी अपना एमएलए नहीं चुन पाया, इनको भी कहीं ना कहीं देते। इसके अलावा जो हमारे डिस्प्लेस पर्सन है, जो पीओके से आए हैं, जो छंब से आए हैं, स्पेशल उन रिकमेंडेशन की गई, स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन तो कुछ नहीं है उनके लिए। जो है ये सीटें जब बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कैंची इस तरीके से मारी, कैंची इस तरीके से मारी है कि एक पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने की उन्होंने कोशिश की है। मेरा इसमें ये कहना है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, कैंची तो उन्होंने मार दी, कपड़ा तो उन्होंने काट दिया, लेकिन सिलाई अब लोग करेंगे। अब सिलाई लोग इस तरीके से करेंगे कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए विनोद जी, मैं ऐसा मानता हूँ शुरू से कि 5 अगस्त 2019 का जो एक ऐतिहासिक निर्णय भारत की वर्तमान में मजबूत सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में लिया था, जम्मू कश्मीर ने धारा 370 की बदौलत पिछले 70 सालों से जो दंश झेला था उससे पहले निजात मिली। और उसी दौरान जो है वो डिलिमिटेशन के ऊपर भी रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल पास हुआ, और लगातार डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी की सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जिनको हेड कर रही थी मैडम रंजना देसाई जी, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे मुझे लगता है कि सवालिया निशान खड़ा करना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि वो एक बहुत बेहतरीन जो है जस्टिस रही है। और उन्होंने बड़ी पारदर्शिता के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूरा डाटा पूरा कलेक्ट करने के बाद इन 90 सीटों का फ्रेमवर्क तैयार किया है। और यकीनी तौर पर जो हमारे 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई सदस्य हमारे साथ अभी नहीं बैठा है, हमारे तो 2 ही सदस्य थे उसमें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोग थे और तकरीबन एक मीटिंग को सिर्फ उन्होंने बाइकआउट किया। और जब उनको दिखने लगा कि हमारे बाइकआउट करने से कश्मीर को कहीं बहुत भयंकर नुकसान ना हो जाए, तो अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं बचा के रखना है, तो मीटिंग अटेंड की। डिलिमिटेशन कमीशन के साथ हर बैठक में वो लोग बैठे, अपना पक्ष भी रखा और जो पक्ष रखा उसको मनवाया भी। तो यकीनन ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कार्य किया है सराहनीय कार्य है। 90 सीटों का जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक बेहतरीन उन्होंने मानचित्र बनाया है। अलबत्ता जब विधानसभा के चुनाव होंगे वो तो लोगों ने तय करना है कि किनको जितवाना है किनको नहीं जितवाना है। लेकिन ये जो बात आपने पहले कही कि पाकिस्तान के जो सुर है वो फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। अब भारत के अंदर भारत की सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर कोई कदम उठाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो वातावरण जो है वैसा होना शुरू हो जाता है जो कांग्रेसियों के मन में है। मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान की सोच जो है एक ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाती है। ये बड़ा विचित्र सा दिखता है। विक्रम जी, डॉक्टर राशिद ने एक सवाल पूछा था, वो ऑडियो का जिक्र किया था। देखिए वो वायरल हुई ऑडियो, हम भी खुद मानते हैं, हमने भी सुनी है, लेकिन उसमें बड़ा क्लियर स्पष्ट हो चुका था कि रविंद्र रैना जी विकास को लेकर वहां के लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो विकास कार्य है वो बचा हुआ है, वो आने वाले दिनों में हम पूरा करवा के देंगे। उसका कहीं पर भी वोटों से या फिर उस इलाके को काट के आपके साथ लगा देंगे, उससे नहीं था। अलबत्ता आजकल क्या एडिट नहीं होता है, कहीं की बात कहीं लगाई जाती है, किसी का चेहरा किसी का जोड़ दिया जाता है। और जब आप सत्ता में रहते हो तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है ऐसे छोटे हथियारों पे आता है। अलबत्ता मैं कह सकता हूँ विक्रम जी, आप बड़ी मासूमियत से जवाब दे देते हैं। आप ये बताइए,
आप मुझे बताइए, कोई भी जी बीजेपी के या सरकार के खिलाफ बयान देता है तो ईडी और बहुत सारी एजेंसी को पकड़ लेते हैं। आपने एक भी शब्द उस व्यक्ति या उस चैनल के खिलाफ नहीं कहा जिसने ये वीडियो वायरल किया। देखिए, ऐसा डाउट नहीं था ना, है। उस जिस व्यक्ति का वो ऑडियो था, वो व्यक्ति स्वयं आकर भी अध्यक्ष जी को मिला और उसने बोला कि भाई साहब, मेरे से आपकी वार्तालाप कुछ और हुई थी और बाद में जो वायरल हुआ है वो कुछ और हुआ है। हालांकि उसने मीडिया में भी कुछ और स्पष्टीकरण दिया था, वो भी बेचारा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि शायद उसकी भी जो वर्जन है वो कहीं ना कहीं एडिट हुआ था। अलबत्ता क्या है, वो फोरग्राउंड कंक्लूजन है। अब मुझे लगता है कि आगे की तरफ सोचना चाहिए, अपोजिशन को तैयारी करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को अगर आप मेन स्ट्रीम में केंद्र लाना चाहता है, डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा हर्डल था चुनावों के बीच में। अब डिलिमिटेशन बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ चुकी है। अब अपोजिशन को चाहिए कि ये मिलके सामने आए और केंद्र सरकार के साथ मिलके जो चुनावों का रास्ता वो तय करें। जी डॉक्टर साहब, कमीशन ने ये स्पेशल रिकमेंडेशन किया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीटें, एक मेल फीमेल, नॉमिनेट किया जाए पॉन्डिचेरी के आधार पर, और दूसरा जो डिस्प्लेस पर्सन है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कमीशन के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कमीशन का ये फैसला जो है, बहुत देर जब रिकमेंडेशन शुरू की थी उसमें इंक्लूड होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला, हम इसका स्वागत करते हैं। और आगे जो और वंचित वर्ग हैं समाज के, वो भी इंक्लूजन की तरफ आते, जैसे मंजीत सिंह जी ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, या जितना इंक्लूसिव होता, प्रॉपर एक्सरसाइज होती तो वो बेटर रहता, मगर वो है नहीं। ये जो इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन है, इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि ये किसी प्रकार से भी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट होता है, जो आउटरीच का, पॉलिटिकल आउटरीच का कंसेप्ट होता है, ये जो जितनी भी चीजें जो पॉलिसी मेकिंग में, एडवोकेसी में, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, प्रोग्रेस के लिए जरूरी होती है, सबके साथ क्लैश करता है और सबके साथ हेड ऑन आता है। ये सिर्फ एक चीज के साथ सिंक में है, सिंक्रोनाइज करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, वो है विनेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, बीजेपी। तो बीजेपी के ये अपने दबाव के साथ रंजना जी के माध्यम से, बाकी सब लोगों के माध्यम से, जहां उनको फायदा होता था उस कंस्टिट्यूएंसी का, अगर सर काटता था सर काट दो, नाम काटना है नाम काट दो, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी की टांगे काटनी वो काट दो। और इसके करने से ये हो गया कि आप मुझे जवाब दें कि जो टनल, जो जगह 6 महीने तकरीबन कट ऑफ रहती है, रजौरी, पुंछ और अनंतनाग और शिपैया, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरह से बनाने का मतलब क्या है? आप गूल संगलदान और रामबन के बाकी एरियाज के बीच में डिफरेंस जब देखेंगे, किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहां बनाई हैं। मेरी क्षेत्र से, रजौरी से, आप कालाकोट और सुंदरबनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नई कार्व आउट की है, और कालाकोट का ख्वास वाला नीचे वाला एरिया देखेंगे वो कहां डाला है, तो ऐसा लगता है कि बच्चे के हाथ में अगर स्केच दे दिया जाए और उसको कह दिया जाए कि कुछ ड्रा कर दो, वो भी इससे बेटर नक्शा जो है हमारे जो पॉलिटिकल और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए जो काम करने का तरीका होगा फ्यूचर में, वो इतना डिफिकल्ट कर दिया गया है कि आम आदमी कैसे अपने विधायक तक जाएगा, एक वीडियो कैसे अपनी जो सीडीएफ है या जो डीसी है, प्लानिंग डेवलपमेंट अफसर है, वो कैसे रिलीज करेगा, क्या होगा। बीजेपी इन सभी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विकास तो इनको मिला नहीं, ज्योति मिल गई, विकास नहीं मिला। बहरहाल अब जो आने वाले दौर है, जो इन्होंने कहा है, जवाब इसका लोग जो है वो देंगे, जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनकी सारी चलेगी। आपने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था, और आपको क्या लगता है कि कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? जम्मू को 6 सीटें मिली, कश्मीर को 1 मिली, इसलिए? नहीं, देखिए, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि जम्मू को उसका हक मिला है। हालांकि हम चाहते थे और भी जम्मू को एम्पावर किया जाता, लेकिन मैंने जो बात की है वो किया कि जो तबके इग्नोर किए गए हैं, कश्मीरी पंडित भाइयों को नॉमिनेशन की बात की, वी वेलकम इट, बट व्हाई यू इग्नोर सिख्स? सिख भी तो इस रियासत में मिनॉरिटी है, कश्मीर में भी वो जो है वो मर रहा है, शहीद हो रहा है, मिलिटेंट उनको भी वहाँ तंग करते हैं, वहाँ वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन पाते, तो उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई? वाई दे आर इग्नोर। और दूसरा जो बात है, जो मैंने डिस्क्रिमिनेशन इसलिए कहा कि एक तरफ तो आपने कह दिया कि इनको 2 सीटें देनी है, और जब डिस्प्लेस्ड पर्सन की बात आई तो वो रिकमेंड किया। वो क्या है? आप बोलो इनको 8 सीटें, 10 सीटें, हमारी 24 सीटें वहां पड़ी हैं, तो हम लोगों को तो आज अपना नुमाइंदा चुनने का अधिकार नहीं रहा। और दूसरा जो हम ये कह रहे हैं कि जो हदबंदियां बनाई हैं, जैसे मेरे साथी ने, मेरे छोटे भाई ने कहा कि आपने जो पार्लियामेंट्री सीट बनाई है
कि कहाँ रजौरी, पुंछ, नौशहरा, और इसको आपने जोड़ दिया अनंतनाग से। या तो अनंतनाग के लोगों से जाती होगी या रजौरी पुंछ के लोगों से जाती होगी। इसी तरह जो वैली में सीटें बांटी हैं इन्होंने, मेरा ये कहना है इन्होंने सीटें बनाने के लिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जी, आप एक एग्जांपल देता हूँ जी, रामगढ़ को रिजर्व करने के लिए। जी, रामगढ़ की जो सीट है, इसमें जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो 30.48 है। जी, उसको रिजर्व करने के लिए इन्होंने जो नेशनल हाईवे से ऊपर एरिया है ध्यानी, हाँ, उसको वहां जोड़ा गया, क्योंकि उसमें उस पटवार सर्कल में एससी पॉपुलेशन 47% है। जी। अगर वो पटवार सर्कल वहां से निकल जाती तो रामगढ़ रिजर्व नहीं रहती, क्योंकि वहां एससी पॉपुलेशन कम हो जानी थी और रिजर्व होनी थी विजयपुर। लेकिन विजयपुर में एससी वोट ज्यादा ना हो, इसलिए गुड़ा सलाथियां जो है, जो कि विजयपुर के साथ लगता है, गुड़ा सलाथियां को सांबा के साथ जोड़ दिया। अगेन लोगों को सजा है। लोगों को, मैं समझता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट का खमियाजा जो है, ये एक पार्टी बन जाएगी, बट आने वाले 10 साल कुछ लोग इसका सजा भुगतेंगे, जो मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रेडिट जाएगा कमीशन को। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है, कमीशन ने सीरियस एक्सरसाइज नहीं की। 2 साल 2 महीने इनको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है कोविड रहा, लेकिन आप मुझे बताओ कि एक दिन के लिए वो जम्मू में आए, एक दिन के लिए कश्मीर गया, एक दिन कश्मीर के लिए, और जब ऑब्जेक्शन मांगा उसके लिए भी एक दिन 2-2 घंटे 5-5 जिले के लोगों को, बस इट वॉज ए मियर फॉर्मेट। मेरा तो ये कहना है कि ये कहीं किसी दफ्तर में बैठ के, किसी पार्टी के ऑफिस में बैठ के ये सारा कुछ किया गया है और एक पार्टी को बेनिफिट देने के लिए किया गया है। लेकिन यहाँ तक विक्रम जी ने कहा, हम उसके बावजूद भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द चुनाव कराएं। ये चुनाव भी नहीं करवाएंगे, ये चुनाव भी नहीं कराएं, क्योंकि इनको पता है कि आज जो हालात हैं, आज जो इश्यूज हैं, चाहे वो नौजवानों के, चाहे वो महंगाई के, चाहे वो बेरोजगारी के, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इशू, टोल प्लाजा इशू, ये लोग इनसे जवाब मांगेंगे, इसलिए ये इसको डिले करेंगे। जी मंजीत जी, विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब बात आती है कि हमने अनंतनाग सीट के साथ जम्मू, पुंछ, राजौरी को जोड़ दिया, तब आप कहते हैं सिंगल एंटिटी है, हमने एक ही निगाह से जम्मू और कश्मीर को देखा, ठीक है। जब आप ड्राफ्ट रोल की बात करते हैं तब आपके नुमाइंदे क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं कि 6 जम्मू को दी, 1 कश्मीर को दी। जी, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब पार्लियामेंट की बात आती है तो आपको सूट नहीं करता ये? मैं, अगर आप विनोद जी करें तो मैं व्यक्तिगत जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के नाते जो मैं राय रखता था ना, वो मेरी ये थी कि शायद इसको कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन इस फ्रेम ऑफ माइंड से देखती कि हम 45 सीटें करेंगे, 45 सीटें जम्मू खित्ते की, 45 सीटें कश्मीर खित्ते की। लेकिन किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि डिलिमिटेशन का काम सिर्फ वोटों को काउंट करना नहीं था, सिर्फ वोटों को डिवाइड करना नहीं था, डिलिमिटेशन कमीशन के पास बहुत सारे पैरामीटर्स थे। उस टेरेन को देखना था, फिर उस रीजन को देखना था, उन लोगों की अप्रोच को देखना था, वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज को देखना था। पैरामीटर ये बनाए गए कि इनके कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, वो पैरामीटर देखेंगे। वो विनोद जी लोगों ने तय करना है, डिलिमिटेशन कमिशन ने या अपोजिशन ने थोड़ी तय करना है। बड़े प्यार से पार्डर बना दी, पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी एक बना दी। देखिए वो पार्डर के लोग किश्तवाड़ तक पहुंचते भी उनको समय लगता था, तो कहीं ना कहीं वो इग्नोर हो रहे थे। और बिल्कुल वो तकरीबन कश्मीर तो फिर भी देश से इतना नहीं करता है, जितने पार्डर के लोग बर्फबारी की वजह से देश से हमारे जम्मू शहर से कट जाते थे। तो उनको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, कहीं ना कहीं वहां के लोगों को रिलीफ मिला है। और यकीनन मुझे लगता है कि जिस तरीके से गुरेज की एक दूर दराज की कॉन्स्टिट्यूंसी जो काफी देर से कश्मीर के उन लोगों को फीड करती रही है, वैसे ही पार्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई है। अलबत्ता विनोद जी मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले दिनों में चुनाव चाहे कभी भी हो, हमने इन्हीं परिस्थितियों में जब हमारे खिलाफ अपोजिशन द्वारा क्रिएट किया गया एक वातावरण बनाने का प्रयास हुआ, हमने डीडीसी का चुनाव लड़ा, पूरा गुपकार इकट्ठा हो गया। अपनी पार्टी तो जो उनके साथ नहीं थी, इन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन इनका वजूद कहां बचा? आज आगे डीडीसी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने जीती। वैसे ही मैं यकीनन कह सकता हूं
कि जो कमीशन ने किया है वो सराहनीय कदम है। आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा के चुनाव केंद्र तय करता है या इलेक्शन कमीशन तय करता है तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ 90 की 90 सीटों पे अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी और हम अपने बलबूते पे पहली बार जम्मू कश्मीर में आपको सरकार बना के चलिए चलिए डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये बार बार कह रहे हैं, पहले ये कहते थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आएंगी फाइनल उसके 6-7 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये जगह जगह इस तरह का प्रचार भी करते रहे और पार्टी में मीटिंग्स भी होती रही बूथ स्तर पर भी। लेकिन अब ये कहती कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेगा, आपको लगता है कि कई संशय है ये समय पर चुनाव नहीं करवाएंगे जो उन्होंने डेडलाइन दी हुई है? देखिए, उसके पहले भी 2018 के पहले जब उनकी कोalition की सरकार टूटी, उसके पहले जो लोकसभा की सीट खाली हुई थी और जो बाई इलेक्शन होने थे वो भी इन्होंने खासकर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी की वो नहीं करवाई थी। और उसके बाद लगातार इनका एजेंडा फिक्स्ड है, जो एजेंडा के हिसाब से ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, इलेक्शन से डरते हैं और अपना जो गवर्नेंस है इनडायरेक्ट एलजी के थ्रू वो भरपूर चला रहे हैं। जिस अंधेर नगरी चौपट राज है। आज जम्मू एंड कश्मीर के बीच में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज्यादा 70 सालों में, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। आप प्राइस राइज का हाल देखिए, इन्वेस्टमेंट कागजों में आ रही है, डिनर्स हो रहे हैं दुबई के शेखों के साथ, मगर ग्राउंड पे क्या हाल है वो जम्मू के उद्योगपतियों से कोई पूछ ले तो वो बता देंगे। तो इनका ये इलेक्शन से डरे हुए अंदर से, ये इलेक्शन एक्चुअल में नहीं कराना चाहते। सो तारीख पे तारीख, डेट पे डेट, बहाने पे बहाना बना के आगे चले जा रहे हैं। अगर इनकी मंशा साफ हो, जो ये डीडीसी की बात कर रहे हैं, सारा गुपकार या जो भी पार्टियां कहते हैं हम लड़े, वो स्टैटिस्टिक्स लाए ना। स्टैटिस्टिक बीजेपी के कहने से या कांग्रेस के कहने से थोड़ी हो जाएगा कि इतने कांग्रेस के लोग जीत के, इतने बीजेपी के लोग जीत के, जितना मैं कहूंगा यार रंधावा साहब कहेंगे इतना जीत के, ऐसी बात नहीं है। वो इलेक्शन अगर किसी ने जीता तो वो डेफिनेटली ये सेकंड पार्टी जरूर हो सकती है, हम थर्ड पे हो सकते हैं। पहला जो गुपकार लाइंस जो लोग थे उन्हीं का इलेक्शन बनता है और जीते। हाँ, जो कौंसिल्स बनी वो तोड़जोड़ बीजेपी से बेहतर आज की डेट में कौन कर सकता है? वो राजनीति की बुनियाद रखने वाली नई एक तरह की वो बीजेपी है। और सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता में अगर ना आ रहे हो तो फिर भी उसको प्राप्त कर लेना, ये सिद्धि जो बीजेपी ने कर ली हुई है, दिस वे आर दैट वे, स्टील आर स्नैच, रुकर क्रूक, इसमें करने से हकीकत नहीं बदल जाती। हकीकत यह है कि जो मेरे हमारे बड़े भाई ने कहा, आने वाला ये जो डिलिमिटेशन का इंपैक्ट है ये जम्मू कश्मीर के लोगों की नस्लें जो है उनको भुगतना पड़ेगा। कम से कम एक प्रोपेगेंडा तो इनका फाश फेल हुआ, वो लोगों को पता चला। ये कहते थे जम्मू और कश्मीर रीजन जो है उसका सब कुछ बराबर होना चाहिए, सब कुछ बराबर हो सकता है। तो भैया ये सीटें बराबर क्यों नहीं कर पाए? इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप आज नहीं कर पाए तो फिर इसका जवाब जम्मू के लोगों को चाहिए, जिन लोगों को आप जहर उगल करके उन पर राजनीति करना चाहते हैं और उनको बेवकूफ समझते हैं। ऐसा है नहीं है। हमारी शिनाख्त मिटाने के लिए जो बीजेपी ने काम किया है, जम्मू और कश्मीर की खूबसूरती को मिटाने के लिए, वो आने वाली नस्लें मुझे लगता है जब आएंगी तो इनसे सवाल पूछेंगी। मंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही 5 अगस्त 2019 को उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इम्पैक्ट रहा, बीजेपी का थोड़ा बहुत एज भी रहा, बीजेपी ने मेहनत भी की, लेकिन क्या उससे ज़्यादा खराब इम्पैक्ट इसका पड़ेगा जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है? बीजेपी के लिए वो घातक साबित होगी। 370 से ज़्यादा, 370 से ज़्यादा। मैंने आपको जो कहा कि इन्होंने कपड़ा काटा है कैंची से, जी, सिलाई लोग करेंगे, जी, सिलाई जो है वो लोग करेंगे, लोगों ने मन बनाया है, जी। और यहाँ तक इनका ये कहना है कि अपनी पार्टी तो नहीं है, हाँ। लेकिन अपनी पार्टी ने उस वक्त डीडीसी का चुनाव लड़ा जबकि उसको बने हुए अभी हार्डली 5 महीने भी नहीं हुए थे और वो भी कोविड था, जी। उसके बावजूद हमारी पार्टी मैदान में आई और हमारी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस की। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में मेयर है तो अपनी पार्टी का कश्मीर में मेयर है। आज अगर इनके 2-3 जगह पे डीडीसी के चेयरमैन है तो अपनी पार्टी के भी चेयरमैन है। किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को कमजोर आंकना ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस इशू पे आपने डिबेट रखी थी कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, बहुत सारे तबके इससे निराश हुए हैं जिनको बड़ी उम्मीद थी, जो बड़े चाव के साथ गए थे कि शायद ये कमीशन हमारे साथ इंसाफ करेगा। बट इस कमीशन ने बिल्कुल उनको इग्नोर किया है, उनको नज़रअंदाज किया है। उम्मीद करते थे लोग कि जाटों के लिए कुछ सीटें जो हैं वो
ऐसी बनाई जाएंगी जहां उनके नुमाइंदे आगे आ सकें, बट वो सारी रिजर्व कर दी गई। इसी तरीके से सिख कम्युनिटी को मौका नहीं दिया, ओबीसी समाज को जो है उनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, उनके लिए कोई सीट ऐसी नहीं बनाई जिनसे वो लोग आगे आ जाएं। पहले कहते थे एमएलसी बना देंगे, अब तो वो भी कोई नहीं बनेगा। तो इन तबकों की आवाज कौन उठाएगा, कौन इनकी बात करेगा? तो इसलिए मेरा ये कहना है हम इस रिपोर्ट को रद्द करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही जब भी चुनाव होगा, चुनाव में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिस्सा लेगी और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो। ये चुनाव को डिले करेंगे, ये कहेंगे प्रोसेस है, ये है, वो है, ये इसको एक साल, क्योंकि इनकी सरकार है यहाँ पे, सब कुछ इनके हाथ में है, इनको जल्दबाजी कोई नहीं, जल्दबाजी लोगों को है। लोग चाहते हैं कि यहाँ इलेक्टेड सरकार आए, किसी की भी बने, बट चुनाव हो ताकि लोग अपने नुमाइंदे जो हैं वो चुन सकें। विक्रम जी, आप जाट कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी। आपको नहीं लगता है कि जाट हो, सिख हो, ओबीसी हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, उनको रिप्रेजेंटेशन का अभाव है? आज से इससे पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन जहाँ जो स्टेट बनाती थी वो भी काम करती रही है। 96 में भी नई सीटें कार्य हुई थी। मुझे लगता है कि कभी भी जम्मू कश्मीर तो क्या किसी और प्रदेश में भी जातियों को लेकर सीटें जो है नहीं बनाई गई होंगी। एससीज को लेकर एक, क्योंकि हमारा जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही पेरीफेरी उसमें है कि एससीज के लिए सीटें रिजर्व करनी होती है। जम्मू कश्मीर में पहली बार एसटीज को लेकर सीटें रिजर्व की गई है। आप ये देखिए ना, 9 सीटें हमने एसटीज के लिए रखी है, जो एक ऐतिहासिक कदम है। और ये कम्युनिटी जो एक बहुल के हिसाब से यहाँ पर है। आज तक जो सरकारें, कश्मीरी हुक्मरान जो आज तक जम्मू कश्मीर में रहे, उन्होंने कभी एसटीज के लिए नहीं सोचा। हालांकि इनको वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पहली बार 9 सीटों पे इनको फिक्स किया है कि 9 सीटें जो है एसटीज के लिए रिजर्व होंगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीरी पंडित समाज जिन्होंने कि उस वक्त के हुक्मरानों का दंश झेला है, जो काफी हद तक कश्मीर फाइल ने सारी दुनिया की आंखें खोली हैं, उनके लिए 2 सीटों के लिए एक डायरेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन ने दी है। और एक विस्थापित समाज, मैं खुद भी उसका अंग हूं, मनजीत सिंह जी भी उसका अंग है, हम भी उन्हीं परिवारों में से हैं, उनको लेकर पहली बार किसी ने बात तो की। आज तक 47, 65, 71 के विस्थापित परिवारों की कोई बात तक करने को तैयार नहीं होता था। हमने जो दिया वो बात की बात है, लेकिन आज फिर भी उनका पॉलिटिकल कोई स्टेटस जिंदा रहे, उसके लिए किसी ने बात तो की। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव नोट के साथ अगर अपोजिशन भी देखे तो पाने के लिए इनके भी पास भी बहुत कुछ है। अलबत्ता जो भी तय करना है, जम्मू कश्मीर का 90 सीटों का जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत ही वैल्यूड वोटर्स ने करना है। जब भी चुनाव होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने गलत किया होगा तो हम भुगतेंगे। मैं उसमें ये कहना चाहता था, यहाँ तक एसटी समाज को रिजर्वेशन मिली है वो हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन एसटी समाज जब नहीं भी रिजर्वेशन थी तब भी उनके 10-12 एमएलए जीत के आते थे। अब तो 9 पे सीमित कर दिया। नंबर 1, हम ये चाहते थे, अपनी पार्टी का ये मानना है, अगर आप सही मायनों में एसटी को रिजर्वेशन देना चाहते हो, उन एरियाज में दो, यहाँ वो अपना नुमाइंदा नहीं चुन सकते। और दूसरा जो मेरा ये कहना है, जो मैं विक्रम जी के बात से को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है ये, वो ये है, इसलिए मैंने डिस्क्रिमिनेशन लफ्ज यूज किया कि यहाँ जाट बहुल क्षेत्र हैं, उन एरियाज को रिजर्व करने के लिए वो कैंची ऐसी काटी गई कि वो ऐसी पॉपुलेशन उसमें ऐड की गई। आरएसपुरा का वो एरिया जो रिजर्व था पहले, आज भी 60% एरिया दोबारा जो है सचेतगढ़ में डाला है और रिजर्व कर दिया गया है। मेरा ये कहना है डिस्क्रिमिनेशन हुई है उन लोगों से, जैसे हमारा राजपुरा का इलाका है, राजपुरा और सांबा का इलाका पिछले 26 साल रिजर्व रहा, अब उसको फिर रिजर्व कर दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुई है लोगों से। बाकी जो नतीजा आया है उसको हम लोगों में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे। चुनाव के लिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि लोगों के जो मसले हैं जो आज हल नहीं हो रहे, आज ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही। मंजीत जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।